अस्सलामुअलैकुम। काला पुजारी एपिसोड 5। हरीलाल का साथ जितने अरसे रहा वो बड़ा अच्छा था। कम से कम 1 से 2 अफराद अच्छे होते, लेकिन काली के कहने पर मैंने हरीलाल को भी छोड़ दिया। काली मुझसे क्या चाहती है, ये बात मुकम्मल तौर पर अभी मेरे जहन तक नहीं पहुंच सकी थी। आखिरकार जंगल खत्म हो गया, साउथ भान तो पीछे रह गया था। हरीलाल ने बताया था कि बेला खैवन का इलाका जारी है। पहाड़ों की चोटियां आसमान को छू रही थी और सही तौर पर अंदाजा नहीं था कि आगे क्या है। मजीद यह कि इस माहौल से मजीद उकताहट हो गई थी और मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार मैं क्यों जंगलों की खाक छानता फिर रहा हूँ। ना शिकारी था ना मुहिमजू, एक बेमकसद जिंदगी हो गई थी मेरी। गर्ज ये कि इन्हीं सोचों में वक्त गुजर रहा था कि एक रात ऐसे ही बस एक बेतुकी जगह क्याम पजीर था और उकताहट का शिकार। इलाका जरा अजीब सा था, जंगल भी थे और मैदान भी। बस ये समझ लिया जाए तो गलत नहीं होगा कि एक मिली जुली जगह थी, लेकिन वहां जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। कोई बाकायदा कैंपिंग थी, खेमे नजर आ रहे थे और इन खेमों के दरमियान धुआं उठ रहा था। गोया मुहिम जुओं की कोई टोली थी जो हिमालय के दामन में इन पुरस्रार जंगलों और पुरस्रार हालात में किसी मुहिम जुई के लिए निकली थी। गौर से देखा तो उम्दा किस्म की गाड़ियां भी नजर आईं और ये यकीन पुख्ता हो गया कि सूरत हाल ऐसी है। एक लम्हे तक सोचता रहा और इसके बाद मैंने फैसला किया कि आगे बढ़कर इन लोगों से मुलाकात करूं। उन लोगों की जानिब चल पड़ा। लंबा फासला था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अंदाजा हो गया कि इन लोगों ने मुझे दूर से देख लिया है और एक जगह आकर जमा हो गई हैं। फिर अचानक ही जोर से हाथ हिलाए जाने लगे और यह देखकर मेरा कलेजा मजीद खून हो गया कि जो शख्स जोर जोर से हाथ हिला रहा था वो राणा हरीश मुखर्जी था। सब कुछ वही। अब तक झक मारी है मैंने, बिला वजह वक्त जाया करता रहा। ये पुरस्कार खेल तो बड़ी कामयाबी से जारी है। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके करीब पहुंचता जा रहा था और जब बिल्कुल करीब पहुंचा तो अंदाजा हो गया कि ये राणा हरीश मुखर्जी ही की टोली है। लेकिन इस कदर शानो शौकत मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। टोली में बहुत सी लड़कियां भी नजर आ रही थी, उनमें राजवती भी थी जो अजीबोगरीब निगाहों से मुझे देख रही थी। दूसरी लड़कियां भी हिंदुस्तानी ही थीं, लेकिन एक से एक खूबसूरत। इसके अलावा जो अफराद नजर आ रहे थे उनमें भी कई शानदार शख्सियतें थीं। फिर उनके साथ साजो सामान, लैंड क्रूजर और ट्रेलर और बास्केट वगैरह। राणा हरीश मुखर्जी उनको मेरे बारे में बता रहा था और वो सब मेरी जानिब दिलचस्प निगाहों से देख रहे थे। मैंने खास तौर से देखा कि उन लोगों में रूप गजनाली भी है। राजवती तो नजर आई थी, लेकिन रूप गजनाली का कहीं पता नहीं था। बहुत ही आला किस्म के खेमे लगे हुए थे, जिन्हें खेमों की बजाय एक छोटा मोटा घर कहना मुनासिब होगा। हरीश मुखर्जी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उसने बड़े पुरतपाक अंदाज में मुझसे मुआनका किया। मैं तुम्हारे बारे में इन सबको बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि तुम बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो। तुम्हारा नाम इतना मशहूर हो चुका है एक शिकारी की हैसियत से कि ये सब पहले ही तुमसे वाकिफ थे और अब तुम्हें दूर ही से देखकर बहुत खुश हो रही हैं। यकीनन तुम थके हुए होगे क्योंकि तन्हा हो और पैदल हो। चुनाचे सबसे पहले आराम करो। हमारे ये कैंप आर्जी है, लेकिन अब हम आराम से यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तुम्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। योगान, इधर आओ, उसने किसी को आवाज दी। ये भूटानी खदोखाल का एक लंबा चौड़ा जवान था जिसकी शख्सियत में कोई ऐसी खास बात जरूर थी जो मुतासिर करती थी। वो आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंचा और छोटी छोटी आंखें बंद करके गर्दन झुकाई। मेरा नाम योगान है बॉस। मैं नस्लन मंगोल हूं, मगर मेरी माँ हिंदुस्तानी थी। ये मेरा मुकम्मल तारुफ है। योगान, इस वक्त तारुफ की बजाय इनके आराम का बंदोबस्त करो। इनका तारुफ तो बाकायदगी से कराया जाएगा। आइए बॉस, योगान ने कहा और मेरे आगे आगे चल पड़ा। वो रही खैमा नुमा छोलदारी जिसका मैं आपसे तज़किरा कर चुका हूँ। मेरी आरामगाह बताई गई। छोलदारी में दाखिल होकर उसे देखते ही दिल खुश हो गया। ये तो अच्छा खासा गेस्ट हाउस बनाया गया था, बहुत आला किस्म का फोल्डिंग बिस्तर और इसके अलावा ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें। अब आप ये बताइए बॉस कि अगर आप भूखे हैं तो मैं पहले खाने का बंदोबस्त करूं? योगान, माय फ्रेंड, बेहतर है मुझे खाने के लिए मिल जाए, मैंने बेतकल्लुफी से कहा और वो एक कदम आगे बढ़ा। फिर सरसराती आवाज में बोला, माय फ्रेंड। आपने मुझे दोस्त कहा बॉस? हाँ, और तुम भी मुझे बॉस मत कहो। मैं जो कहता हूँ मुझे कहने दो। मैं तुम्हें सच बताऊं बॉस, बाज लोग एक निगाह में किसी को पसंद आ जाते हैं। मैंने तो तुम्हारे बारे में सुनकर ही तुम्हें पसंद कर लिया था और अब जब मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे अपने आप पर फख्र हो रहा है कि अगर किसी शख्स के बारे में कोई अंदाजा लगाना हो तो मेरा अंदाजा गलत नहीं होता। मुआफ़ी चाहता हूँ, ज्यादा बातें करने का आदी हूँ।
लेकिन सब कुछ अपनी जगह। अभी आपके लिए कुछ खाना लाता हूँ। योगान ने जो कुछ मेरे सामने पेश किया वो भी आला दर्जे का था। ज्यादा देर नहीं लगी थी, लेकिन बहुत ही आला किस्म के सैंडविच, कॉफी और कुछ फल मेरे सामने लाकर रख दिए। यार, इसको दोस्त कहते हैं। थैंक यू बॉस, आपको पसंद आए। मेरी ख्वाहिश इसी में है। जो भी जरूरत हो आप योगान को आवाज दे लीजिए। यहीं से बैठकर आवाज लगाएंगे तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरी समात बहुत तेज है। मैं मुस्कुरा दिया और इसके बाद खाने पीने में मसरूफ हो गया। जैसे ही कॉफी का आखिरी घूंट खत्म किया, पलकें जुड़ने लगी और इसके बाद जो लेटा तो शाम को 5 बजे ही आंख खुली। माहौल पर झुटपटा उतरता चला रहा था, लेकिन जो भी खाया था उसने एकदम सारी थकन दूर कर दी। फिर योगान ने ही छोलदारी का पर्दा उठाकर अंदर झांका और एकदम पर्दा उठाकर अंदर आ गया। आपने मुझे दोस्त कहा है बॉस, इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मसलन अभी आपने देखा नहीं कि मैं किस तरह पर्दा उठाकर अंदर आ गया हूँ। चलो ठीक है, इतनी दोस्ती मुझे भी पसंद है। बॉस, चाय का टाइम हो गया है और सब आपका इंतजार कर रही हैं। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे चाय के बर्तन लग जाएंगे। अरे अरे, मुझे इतनी हैसियत कैसे दे दी गई? बड़ी ठीक हैसियत दी गई है। आप मुंह हाथ धो लीजिए, लिबास वगैरह तो आपका दूसरा नहीं होगा। लेकिन राणा हरीश मुखर्जी ने कहा है कि आपके साइज के कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया जाए। योगान ने कहा। मुंह हाथ धोने के बाद मैं जिस जगह पहुंचा वो बेमिसाल थी। खैमों के दरमियान की जगह थी और यहाँ बड़ी आरामदेह फोल्डिंग कुर्सियां और फोल्डिंग चीजें लगी हुई थी। वैसे भी मैंने यहाँ साजो सामान देखा था, वो इस कदर बेमिसाल था कि मैं तो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। मुख्तलिफ आवाजों में मेरा इस्तकबाल किया गया। चाय के बर्तन लगाए जाने लगे। लगता ही नहीं था कि इस तरह हम लोग कहीं बाहर निकले होंगे। ये नवाब सलामत बेग हैं, मेरे साथी, सैरो सियात के रसिया, लंबी चौड़ी जमीनों के मालिक। और ये राय प्रदीप सिंह हैं, रियासत गोंडा के सबसे बड़े जागीरदार। ये उनकी बेटी हैं, ये जीना है, राय हरदीप सिंह की बेटी। इसकी माँ फ्रेंच थी, लेकिन जीना अपने आप को हिंदुस्तानी कहकर खुशी महसूस करती है। जी, मैंने गर्दन खम करके कहा और फिर दूसरे लोगों का भी मुझसे तारुफ कराया जाने लगा। राजवती बड़ी अपनाइयत से मुझे देख रही थी। मुझे हैरत थी, क्योंकि इससे पहले मेरा राजवती से कोई इतना गहरा राब्ता नहीं रहा। लेकिन उस वक्त उसका अंदाज यूं लगता था जैसे वह दूसरों पर यह जाहिर करना चाहती हो कि मेरे और उसके दरमियान बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। रात को राणा हरीश मुखर्जी ने मुझे अपने खैमे में बुलवा लिया। उस वक्त रूप गजनाली भी साथ ही मौजूद थी और कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी। उसने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी, लेकिन राणा हरीश मुखर्जी ने मेरा इस्तकबाल करते हुए कहा, हंसराज, हम तो ये समझती हैं कि तुम हर तरह से अब हमारे साथियों में से ही हो और किसी भी तरह कोई अलग इंसान नहीं हो। मैं तुम्हें यह बताने में कोई यार महसूस नहीं करता कि शिकार मेरी बेहतरीन दिलचस्पी है, लेकिन इसके साथ साथ ही हम दफीने भी तलाश करते हैं। तिब्बत और इसके बेशुमार इलाकों में बुद्ध मत के आसार भी हैं और यहाँ ऐसी ऐसी अजीमो शान खानकाहें मौजूद हैं जहाँ बुद्धों के आला पाए के मुजस्मे जो हीरे जवाहरात से सजे होते हैं और इसके साथ साथ ही सोने के बुत। इस इलाके में अक्सर मुहिम जुओं को दस्तयाब हो जाते हैं और हम तन्हा ही नहीं, कभी कभी बेशुमार टोलियां उनकी तलाश में निकलती हैं। हमें हो सकता है अपने सफर के दौरान ऐसी बहुत सी टोलियों से साबका पड़े। हंसराज, हमें माफ करना, तुम एक माहिर शिकारी की हैसियत से हमारे साथ हो। तुमने उस वक्त भी इन लोगों के बारे में बताया था कि तुम उनके लिए मुलाजमों जैसी हैसियत रखते हो, लेकिन तुम हमारे यहाँ मुलाजिम नहीं हो बल्कि हमारे एक साथी हो। अगर उसमें से हमें कोई खजाना दस्तयाब हुआ तो उसमें तुम्हें तुम्हारा बेहतरीन हिस्सा दिया जाएगा। ये पूरा ग्रुप जिसमें नवाब सलामत बेग, राय, हरदीप सिंह, एरस वगैरह मौजूद हैं, सब के सब खजाने के ख्वाहिशमंद हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या तुम खुशी के साथ हमारी कुर्बत पसंद करोगे? जी राणा साहब, मैं आप ही के इशारे पर इस इलाके में आया था और उस वक्त से अब तक बेशुमार हालात का शिकार रहा हूँ। इत्तफाक की बात है कि तुम्हारे बारे में हमें सारी तफसीलात मिलती रही हैं। उन चारों की मौत की खबर भी हमें कुछ वक्त के बाद ही मिल गई थी। जी, मैंने सवालिया नजरों से राणा हरीश मुखर्जी को देखा। हाँ, हमें पता चल गया था कि तुम तन्हा रह गए हो, लेकिन कैसे राणा साहब? मैंने शदीद हैरत से पूछा तो राणा की नजरें बेख्तियार रूप गजनाली की तरफ उठ गईं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बस बाज बातें ऐसी होती हैं कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अचानक ही रूप गजनाली ने किताब बंद कर दी और मुस्कुराती निगाहों से मेरी तरफ देखती हुई बोली, अब आराम करो, कल सुबह हम यहाँ से रवानगी का बंदोबस्त करेंगे। उसकी ये मदाखलत बड़ी अजीब सी थी। राणा हरीश मुखर्जी ने भी चौंक कर देखा तो वह मुस्कुरा कर बोली, अब सोओगे कि नहीं? मुझे शदीद नींद आ रही है, इसलिए मैंने ये बात कही है, परेशान ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके हंसराज, अब तुम सब समझ चुके होगे।
اس لیے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ میں رانا ہریش مکھرجی کے خیمے سے باہر نکل آیا۔ پھر رات کے کسی حصے میں نیند آ گئی۔ دوسری صبح وہی شاندار ناشتہ اور اس کے بعد روانگی کی تیاریاں۔ بھوٹانی ملازموں نے اس طرح تیاری کی کہ انسان حیران رہ جائے۔ وہ اپنے کام میں بڑے ماہر معلوم ہوتے تھے۔ بھوٹانی جوان ہی گاڑیاں ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں ہی رانا ہریش مکھرجی نے بتایا کہ وہ بہترین ٹرینڈ ہیں اور راستوں سے اچھی طرح واقف۔ ابھی تک میرا کسی لڑکی سے کوئی باقاعدہ تعارف نہیں ہوا، بس راجوتی تھی جو میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بھی بڑی لینڈ کروزر میں ہی سوار کیا گیا اور میں آرام سے سفر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ بھی بیلا کھیون کا ہی علاقہ تھا یا کوئی اور جگہ۔ سفر بڑے آرام سے جاری تھا اور ہم اس عظیم و شان علاقے میں داخل ہو گئے۔ دور دور تک ویران اور بنجر پہاڑی علاقہ نظر آ رہا تھا۔ تاحد نگاہ پتھریلی زمین بہت دور تک چلی گئی تھی اور تقریباً دوپہر تک سفر کرنے کے بعد ہمیں درختوں کی سیاہی نظر آئی۔ ہماری اس لینڈ کروزر میں نواب سلامت بیگ اور ان کی لڑکیاں، رانا ہریش مکھرجی، روپ چند، میں اور راجوتی تھی۔ باقی لوگ دوسری گاڑیوں میں تھے۔ راجوتی بالکل خاموش تھی۔ یہ سفر کیا جاتا رہا۔ کھانے پینے کے لیے بھی بس ہلکی پھلکی چیزیں دے دی گئیں۔ شام کو 6 بجے سورج چھپ گیا اور اندھیرا کسی سیلاب کی طرح بڑھتا نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ماحول کو نگل لیا اور ہر چیز تاریک ہو گئی۔ تب ڈرائیوروں نے گاڑی کی بتیاں جلا لیں، ٹارچ جلا لی۔ مزید کچھ دیر تک سفر جاری رہا۔ اس کے بعد سیٹیوں کی آوازیں گونجی، جس کا مطلب تھا کہ رک جایا جائے۔ گاڑیاں رک گئیں اور رائے ہردیپ سنگھ آگے والی گاڑی سے اتر کر ہماری لینڈ کروزر کے قریب آ گیا۔ کیا خیال ہے، ابھی اور آگے چلنا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں یار، تھک گئے، رانا ہریش مکھرجی نے کہا۔ علاقہ بھی بہت اچھا ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ جگہ پسند کی ہے۔ بالکل، رانا ہریش مکھرجی نے کہا۔ صاف ستھری جگہ تھی، پرسکون اور درختوں سے خاصی دور۔ اس کے علاوہ رات ہو گئی تھی، مزید آگے بڑھنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ رانا ہریش مکھرجی نے منظوری دے دی۔ پھر بھوٹانی ملازموں کو ہدایت کی گئی اور وہ نیچے اتر گئے۔ سارے کام بڑے سسٹم سے کیے جا رہے تھے۔ بھوٹانی ملازموں نے صرف 3 خیمے لگائے۔ یہ تینوں خیمے بڑے احتیاط سے لگائے گئے، ورنہ ٹریلر ہی اتنے بڑے تھے کہ سب لوگ ان میں آرام کر سکتے تھے۔ ضروری سامان اتارا گیا۔ اس میں دوسرے ملازموں نے بھی بھوٹانی نوجوانوں کی مدد کی۔ سب سے پہلے تمام لوگوں کے لیے کافی تیار کرائی گئی، پھر کھانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ اب مجھے لطف آ رہا تھا۔ اس طرح کے سفر ویسے بھی پر لطف ہوتے ہیں۔ کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ چاروں طرف او کا عالم تھا اور سناٹا، لیکن انتظامات معمولی نہیں تھے۔ سرچ لائٹیں روشن کی گئیں جو ٹریلروں اور دوسری جگہوں پر نصب تھیں، اور اس کے بعد بٹن آن کیا گیا تو ہر طرف دودھیا روشنی پھیل گئی۔ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے بے اختیار کہہ ڈالا، کیا اتنی تیز روشنی سے ہمارے ساتھ لایا ہوا روشنی کا سسٹم ختم نہیں ہو جائے گا؟ نہیں میری جان، ٹریلروں میں جنریٹر نصب ہیں، روشنی ان جنریٹروں سے ہی ہو رہی ہے اور ہر طرح کے انتظامات موجود ہیں۔ ویری گڈ۔ رائے ہردیپ سنگھ غالباً میرے اور ہریش مکھرجی کے ساتھ ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ عقب سے بول پڑا، کہو ہنسراج، مزہ نہیں آیا؟ ہمارے پاس اس سفر میں ہر طرح کا آرام موجود ہے اور ہر طرح کی ذمہ داری مسٹر ایرس نے اپنے سر لی ہے۔ یہ زبردست انسان ہے۔ ابھی رائے ہردیپ سنگھ یہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے موسیقی کی لہریں ابھری اور میں پھر اچھل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ موسیقی کی آواز کہاں سے آئی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ٹریلروں سے آ رہی ہے۔ زبردست۔ ٹھیک، میں مسکرا دیا۔ واقعی جنگل میں منگل ہو گیا تھا۔ لڑکیاں اور نوجوان ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپس میں خوب اچھی طرح ہنس بولنے لگے۔ خوب تالیاں پیٹی جانے لگی، فرمائشیں ہوئیں، ریکارڈ بجتے رہے، کافی تقسیم ہوئی۔ راجوتی اس وقت مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی اور کچھ اکھڑی سی نظر آ رہی تھی۔ کھانا تیار ہوا، کھایا گیا اور پھر آرام کی بات ہونے لگی۔ تمام کے تمام لوگ یہاں بھی باز نہ آئے۔ روشنی کافی تھی، جگہ جگہ بساتیں بچھ گئیں اور شطرنج کھیلی جانے لگی۔ موسیقی بند کر دی گئی۔ میں نے ایک گاڑی میں ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس پر کسی نے اعتراض بھی نہ کیا۔ چنانچہ میں آرام کی جگہ پہنچ گیا اور نہ جانے کب خیالات میں الجھا سو گیا۔ کافی نیند لے چکا تھا کہ اچانک ہی کسی نے جھنجھوڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رانا ہریش مکھرجی تھے۔ ان کے پیچھے راجوتی بھی موجود تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ خیریت ہے رانا صاحب؟ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ بتاؤ یہاں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں؟ میرا مطلب ہے اس جگہ۔ یہاں تو تمہیں آرام بھی نہیں مل رہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کوئی سونے کی جگہ ہے، رانا صاحب بولے۔ بس کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرنا ہی تھی، بلا وجہ کی باتیں مت کرو۔ تم نے کہیں محسوس کیا کہ ہنس راج کہ ہم نے تمہیں اب تک اپنے آپ سے کم سمجھا؟ نہیں رانا جی،
मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप सोई नहीं अभी तक राजवती? सो गई थी बेचारी, तुम्हारी बात सुनी तो परेशान हो गई कि ये तो कोई बात नहीं हुई भैया जी, कि इतनी शानदार शख्सियत का मालिक ऐसा है कि उसे दूसरों के साथ सुला दिया जाए। अरे अरे, मेहरबानी है राजवती जी की। अच्छा आ जाओ, वैसे भी तुम इन इलाकों से नावाकिफ हो, ऐसी तफरीहात ना किया करो, समझे? हमें पता भी नहीं था कि तुम यहाँ गाड़ी में सो रहे हो। राजवती ही ने कहा कि किसी गाड़ी में देखो कहीं सो तो नहीं गए। अगर तुम ना मिलते तो मैं सारी रात सो नहीं सकता। राणा हरीश मुखर्जी ने अजीब से लहजे में कहा। मैं मुस्कुरा दिया और राजवती और राणा हरीश मुखर्जी के साथ बाहर निकल आया। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सर्च लाइटें बिछा दी गई। चंद मामूली सी रोशनियां जल रही थी। ट्रेलरों की छत पर मैंने उन भूटानियों को देखा। वो बाकायदा असलहा लिए ड्यूटी दे रहे थे। ये लोग, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, इनकी ड्यूटी है आधी रात को, दूसरे जाग जाएंगे, हरीश मुखर्जी ने बताया और मैंने गर्दन हिला दी। फिर हरीश मुखर्जी ने एक ट्रेलर की जानिब रुख किया। खेमे की बजाय वो ट्रेलर में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि ट्रेलर में बहुत से लोग सो रहे थे। उनमें एरिस, 2 लड़कियां मौजूद थी। वहीं पर राजवती भी लेट गई। राणा हरीश मुखर्जी ने ट्रेलर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं भी अंदर ही था, चुनाचे लेटते ही सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह सब लोग काफी दिन चढ़े उठे। इंतजामात हो रहे थे और आवाजें सुनाई दे रही थी। गोया सारे हालात मामूल पर थे। नाश्ता वगैरह तैयार हो गया और मेजें लगा दी गईं। लोग फोल्डिंग स्टूलों पर बैठे हुए थे। फिर देखते ही देखते नाश्ता कैनवस की मेजों पर लगा। भूटानी मुलाजिम बड़ी फुर्ती से काम कर रहे थे। फिर सफर की तैयारियां शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद गाड़ियां स्टार्ट होकर चल पड़ी। मैंने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखा और कुर्ब जवार का जायजा लेता रहा। सच्ची बात तो यह है कि अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। ये नए नए लोग मिले थे। काली मुझे वार्निंग दे चुकी थी और बता चुकी थी कि उसका काम मैंने बासानी जारी किया हुआ है। रूप गजनाली उस वक्त साथ थी। चुनाचे अब जो कुछ आगे लिखा हुआ है वो हो जाएगा। इतने सारे लोग मिल गए थे, सबके सब नए और अजनबी से। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरी हुस्न परस्त फितरत की यहाँ मुकम्मल तस्कीन मौजूद थी। इसके अलावा एक और बड़ी अनोखी बात जो मैंने महसूस की थी वो ये थी कि राजवती जरूरत से ज्यादा मेहरबान नजर आ रही थी। गाड़ियां सफर करती रहीं। तवील मैदान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चुनाचे सफर मुनासिब रफ्तार से जारी रहा। उस वक्त ना जाने क्यों राजवती मेरे करीब आकर बैठ गई। उसी सीट पर दूसरे लोग भी थे। राजवती कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार नजर आती थी। जीना थोड़ी पीछे बैठी हुई थी। मैंने उसकी जानिब देखा और मुस्कुरा दिया। जीना चौंक कर मुझे देखने लगी। तब फिर मैं अकबी सीट पर आ गया और मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि गाड़ी एक लम्हे के लिए रुक गई। खैरियत, क्या बात है? लोग एक दूसरे से सवालात करने लगे, लेकिन गाड़ी रुकने की वजह नहीं मालूम हो सकी। अगली गाड़ी रुक गई थी, इसलिए यह भी रुक गई। कुर्बोजवार का माहौल ऐसा नहीं था कि उतरकर हालात का जायजा लिया जाए। काले रंग के रीछ आसपास नजर आ रहे थे। वक्त गुजरता रहा और मैं आप ही से महवे गुफ्तगू रहा। मैंने सीट से गर्दन टिका ली। ना जाने क्यों नींद सी आ गई। कानों और आंखों से आग निकल रही थी। उसी वक्त जीना ने मेरे बाजू पर बाजू रखा और एकदम चौंक पड़ी। एक्सक्यूज मी मिस्टर हंसराज, सॉरी, कोई गलती हो गई मुझसे। नहीं, आपको तो बुखार आया हुआ है। बुखार? जी नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं। दिखा लीजिए किसी को, काफी गर्म हो रहा है आपका हाथ। ऐसे ही होगा, कोई खास बात नहीं है मिस जीना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, अगर आप महसूस कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना ठीक है। जीना खामोश हो गई। दोपहर हो गई थी और सबको भूख लग रही थी। काफिला पूरी तरह पुरसुकून था। उसने आराम से सफर किया, किसी को जल्दी नहीं थी। चुनाचे जिस शख्स ने भी भूख का तज़किरा किया, उसी के कहने पर गाड़ियां रोक ली गईं। ये एक रेतला मैदान था और किसी साय की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन ट्रेलर बेहतरीन थे। चुनाचे दोपहर का खाना उन्हीं में सर्व किया गया और उन्हीं में आराम किया गया। मैंने भी दूसरों के साथ खाने में हिस्सा लिया, लेकिन जीना ने शायद राणा हरीश मुखर्जी से भी बात की थी। चुनाचे उन्होंने मेरे लिए सिर्फ लिक्विड गिज़ा तजवीज़ की। दोपहर को 2 घंटे के आराम के बाद सफ़र शुरू हो गया और हम उसी तरतीब से चल पड़े। सिवाय इसके कि राणा हरीश मुखर्जी और राजवती मेरे पास बैठे हुए थे। इस दौरान मैंने खास तौर पर महसूस किया कि रूप गजनाली बहुत ही खामोश औरत है और किसी से मुखातिब नहीं होती, जबकि बाकी तमाम खवातीन बदस्तूर चूं चूं करती रहती हैं। खाने और 2 घंटे के आराम के बाद सफ़र दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इस बार भी सफ़र की रफ्तार वही रही। फिर शाम होने लगी तो रेतला मैदान भी ख़त्म हो गया और अब हम लंबे सरसब्ज दरख्तों के दरमियान से गुजर रहे थे।
ये वही जंगल था जो दूर से एक लकीर की तरह नजर आ रहा था और यूं लग रहा था जैसे चंद घंटों में हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अब कहीं जाकर ये लगा कि जैसे जंगल में पहुंच गए हैं। रास्तों की तरफ से ये लोग मुतमईन थे, इसलिए सफर मुनासिब रास्ते पर ही किया जा रहा था। यहाँ तक कि शाम हो गई और चूंकि जिस जगह पर हम थे वो क्याम के लिए पसंद कर ली गई थी, इसलिए नवाब सलामत बेग ने यहीं क्याम करने का फैसला कर लिया। एक अजीबोगरीब जिंदगी गुजर रही थी। मुहिम जुओं का ये गिरोह ना जाने अपने जहन में क्या क्या मंसूबे रखता था। सारे के सारे कैसे अजनबी सफर पर चल पड़े थे जिसके इख्तिताम का शायद किसी को भी अंदाजा ना हो। बस सफर था जो जारी था और उसकी कोई हद ना थी। कभी कभी तो मुझे यूं लगता था कि जैसे मैं जंगल ही की मखलूक हूं और मेरी जिंदगी का इख्तिताम इन्हीं जंगलों में हो जाएगा। एक चट्टान पर मैं जा बैठा। हिमालय की तराइयों का ये इलाका बुद्ध मत के आसार से मुज़य्यन था। कहीं कहीं तारीक खानकाहें नजर आ जाती। बुद्ध मजहब के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बातें जानता हूँ। लामाओं और राहिबों के बारे में मेरा इल्म कोई हैसियत नहीं रखता। उस वक्त इन्हीं तमाम बातों के बारे में सोच रहा था कि अचानक ही मुझे अपने अकब में कदमों की आवाज सुनाई दी और मैंने चौंक कर पीछे देखा। लेकिन जो कुछ देखा उसे देखकर पहली बार मेरे ऊपर बौखलाहट सी तारी हो गई। वो रूप गजनाली थी, भरे भरे बदन और सिहर खेज हुस्न के साथ वो मेरे करीब आ रही थी। मैं जल्दी से एहतराम के अंदाज में खड़ा हो गया तो उसने एक हाथ किसी देवी की तरह सीधा किया और बोली, बैठ जाओ। वहां सब गहरी नींद सो रहे हैं। आज तक मुझे मौका ही नहीं मिल सका कि तुमसे बात करूं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं संभल गया तो वो बोली, तुम्हारा मर्ज भी मेरे इल्म में आ चुका है। तुम जात के मुसलमान हो। तुमसे तुम्हारा धर्म महाकाली ने छीन लिया। गलती तुम्हारी थी। तुम्हें हुस्न परस्ती ले डूबी, पर जो होना था वो हो चुका है। मैं तुम्हें बहुत सी हकीकतों से आशना करना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए सुनना बहुत जरूरी है। सत्य परोता समझती है कि संसार में सिर्फ वही है जिसे काला ज्ञान है। ऐसी बात नहीं। मैं रूप गजनाली हूँ। क्या हूँ ये ना जानो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना रास्ता बेकार ना करो। काली देवी चाहती है कि संसार में कोई उसके मुकाबले में ना आए, लेकिन उसे यह भी पता चल गया है कि मैंने सदियों तपस्या की है। जिस तरह काली देवी की उम्र हजारों साल है, उसी तरह मेरी उम्र भी उससे कम नहीं। एक लंबी उम्र के लिए मैंने बड़ी तपस्या की है और हजारों साल से जीती हूँ। एक कबीला है जहाँ मैं देवी की तरह पूजी जाती हूँ। मैं उस कबीले से ले आई गई थी और वह सब भी काली देवी की मदद से किया गया, वरना मुझ पर काबू पाना इतना आसान भी ना था। मैं गुफाओं में ज्ञान पूरा कर रही थी कि मुझ पर जादू का जाल डाल दिया गया और जादुई अमल से मुझे मेरी शक्ति से दूर कर दिया गया। काली देवी अगर किसी को मुकाबले पर महसूस करती थी तो वो सिर्फ मैं थी। मुझे मेरे कबीले से जुदा करके इस संसार में डाल दिया गया और ना जाने कितने अरसे तक मैं भटकती रही। मेरे रास्ते बंद कर दिए गए। फिर मैंने एक गुफा में बैठकर अपना ज्ञान शुरू कर दिया और मेरे वीरों ने मुझे बताया कि मुझे मेरी शक्ति जरूर मिल जाएगी, पर इसका जरिया एक मुसलमान होगा। काली देवी उस मुसलमान को मलीज करके मेरे पास भेजेगी और वो मेरे ज्ञान के रास्ते रोकेगा और वह तुम हो। सुनो, जब तुम मेरे पास पहुंचे उस लम्हे जब मैं राणा हरीश मुखर्जी के साथ जीवन बिता रही थी, इससे पहले भी मैंने इन हजारों सालों में बहुत से लोगों के साथ जीवन बिताया है, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति तक पहुंचने के लिए जीना भी था और रास्ते भी चाहिए थे। सुनो हंसराज, मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगी, जबकि मुझे तुम्हारा पुराना नाम भी मालूम है। तुम्हारा पुराना नाम सिकंदर था ना? उसने कहा और मेरे दिल को धमका सा लगा। मैंने कहा, हाँ, यही मेरा नाम है और इस नाम से आज भी मुझे मोहब्बत है, हमेशा रहेगी, क्योंकि ये नाम तुम्हारी बुनियाद है। मगर मुझसे धोखे से ये नाम छीन लिया गया, मैं जानती हूँ, और मुझे इस तरह यह सफर करते हुए खुशी महसूस नहीं होती। जबकि तुम ये भी जानती हो रूप गजनाली कि काली देवी ने मुझे तुम्हारे पास इसी मकसद के लिए भेजा है। अच्छी तरह जानती हूँ। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? तुमने कोशिश की थी कि तुम अपने आप को गुम कर दो, लेकिन भरपूर तरीके से ऐसा न कर सके। मैं तुम्हें तरकीब बता सकती हूँ कि तुम किस तरह गुम हो सकते हो सके तो कोशिश कर लो। हालांकि जादूगरनी मुसलसल तुम्हारा पीछा कर रही है। मैं काली देवी की बात कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगा। ये बात भी तुम जानती हो रूप गजनाली कि मैं एक मामूली सा शख्स हूँ। मुझे ये सब नहीं आता, पर कोशिश करूंगा। तो सुनो, आज की रात तुम्हारे काम के लिए बहुत मुनासिब है। यहाँ से उठो और सुबह तक सफर करते रहो। सुबह को तुम जहाँ पहुंचोगे वहां तुम्हें एक पुरानी खानका मिलेगी। खानका में एक राहिब मौजूद है। वो तुम्हारी भरपूर सहायता करेगा। जो कुछ वह तुम्हें बताएगा वही तुम्हारे आगे के जीवन के लिए कारआमद है। मन चाहे तो मेरी बात पर अमल कर लो, और अगर ना मन चाहे तो जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। मैं अपना काम कर रही हूँ। ये लोग उसी जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ मैं इन्हें ले जाना चाहती हूँ।
इन सब के मन में दौलत नाच रही है। दौलत इन्हें मिलेगी लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद। रूप गजनाली मजीद अल्फाज कहे बगैर वापस मुड़ी और कुछ लम्हों के बाद मेरी निगाहों से ओझल हो गई। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में जो हलचल मच गई थी वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। क्या करूं क्या ना करूं, सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। और इसके बाद एक दीवानगी ही कैसे आलम में मैं अपनी जगह से उठा और तारीक रास्तों पर चल पड़ा। हर एहसास से बेनियाज रास्ता किस तरह कटा मुझे नहीं मालूम। सुबह को जब मैं चल चलकर थकन से चूर हो गया, वो खानका नजर आई जहां पहुंचकर मैं दरवाजे पर गिर पड़ा। फिर जिस शख्स ने मुझे उठाया उसका नाम पदम सर गोना शिवा था। वो सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था लेकिन काफी ताकतवर। 3 दिन तक वो मेरी मदद करता रहा। इस दौरान एक और शख्स को भी मैंने वहां देखा जो बड़ी प्यारी सी शख्सियत का मालिक था और उसने मेरी बड़ी खिदमत की। जब मेरे होशो हवास दुरुस्त हुए तो मैंने उससे कहा, तुम कौन हो भाई? मेरा नाम अजीम खान है। बहुत अरसे के बाद एक मुसलमान नाम सुनकर मुझे खुशी हुई। हालांकि राणा हरीश मुखर्जी के गिरोह में नवाब सलामत बेग भी मौजूद थे, लेकिन वहां की सूरत हाल बड़ी तकलीफदेह हो गई। पदम सर गोना शिवा मेरा इलाज कर रहा था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उस खानका के बाहर पहुंचा तो शदीद बुखार में मुब्तला था। अजीम खान ने अपने बारे में बताते हुए कहा, बस यूं समझ लो कि मेरा माजी भी एक अनोखी कहानी है। आशिक था, खुदकुशी कर ली और दरियाए सोनागाची में कूद पड़ा। सोनागाची मुझे यहाँ तक बहा कर ले आई और यहाँ मुझे पदम सर गोना शिवा ने अपना चेला बना लिया। लेकिन इसने मुझसे मेरा मजहब नहीं छीना, बल्कि मुझे तालीम दी कि जिंदगी खोने की चीज नहीं है। इसे पाने के लिए अपने आप को किसी के हवाले कर दो। अजीम खान बड़ा खुश मिजाज शख्स था। मेरी उसकी दोस्ती हो गई और मैंने उसे अपने बारे में बता दिया। तब एक दिन पदम सर गोना शिवा ने कहा, हाँ, तुम्हारी कहानी मुझे पहले भी मालूम हो चुकी है। तुमने अपना धर्म खो दिया है। मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब की वापसी का जरिया बता सकूं। हाँ, अगर काली देवी और रूप गजनाली के फेर से निकलना चाहते हो तो एक अमल कर लो। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ पदम महाराज। अपने आप को 2 सदी पीछे ले जाओ और वहां जो कुछ तुम पर बीते उसमें अपने आप को गुम कर दो। जब तुम सदियों पहले के संसार में चले जाओगे तो काली देवी तुम्हें तलाश नहीं कर सकेगी। मैंने हैरत से ये सारी कहानी सुनी। फिर मैंने कहा, मगर मैं कैसे जा सकता हूँ महाराज? मैं तुम्हें सदियों पीछे के जीवन में पहुंचा दूंगा। तुम अपना एक नाम इख्तियार कर लो और मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हें अगला काम बताऊंगा। बहुत दिनों बाद दिल को एक खुशी का एहसास हुआ। मुझे हमाद के नाम से अजीम खान ने ही मुखातिब किया कि अब वो मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, चाहे उसे भी पिछली सदियों का सफर तय करना पड़े। और इसके बाद हमें पूरे 1.25 महीने एक कब्र में जिंदगी गुजारना पड़ी थी। और जब हम कब्र से नमूदार हुए तो हमारे सामने एक अजीब ही दुनिया पड़ी हुई थी। ना जाने कितने अरसे पहले की दुनिया, जिसका अंदाज मौजूदा दौर की दुनिया से मामूली सा मुख्तलिफ था। लेकिन ये अंदाजा हो जाता था कि हम किसी अजनबी माहौल में हैं। और फिर हमें उस माहौल के बारे में मालूमात हासिल होने लगी। एक इलाके से हमें 2 घोड़े मिले। ना जाने किसके घोड़े थे ये, भागे भागे फिर रहे थे। हमने इन्हें पकड़ लिया। अजीम खान बहुत ही दिलचस्प इंसान था। वो मुझे हमाद कहकर मुखातिब करता। उसकी महबूबा का नाम लैला था, जिसके हसूल में नाकाम होने के बाद उसने खुदकुशी की कोशिश की। इस अनोखी दुनिया के बारे में ये सोचना कि ये बहुत अरसे पहले की दुनिया है बड़ा अजीब लगता था। जो कुछ हमें नजर आ रहा था उसे अंदाजा हो जाता था कि ये जरा अलग ही माहौल है। अजीम खान बड़े काम का आदमी था। थोड़े ही वक्त में उसने मालूम कर लिया कि ये एक कबायली इलाका है और यहाँ शमानिया की उजारादारी चलती है। शमानिया की आबादी दूर दूर तक फैली हुई थी और वहीं के रहने वाले वहीं के लोगों से खौफजदा रहते थे। कुछ अजीब सा गड़बड़ माहौल था। हम आवारागर्दी करते हुए एक बस्ती में पहुंच गए। बस्ती के बारे में हमने उस धुएं से अंदाजा लगाया जो हमें बहुत दूर से नजर आया। हम धुएं की नौयत का अंदाजा लगाना चाहते थे और जाहिर है धुआं बस्तियों से ही उठता है। बस्ती जो कोई भी थी शायद नशेब में थी। तवील फासला तय करने के बाद हमें वो बस्ती नजर आई और हमने वहां एक जगह पोशीदा होकर जायजा लेना शुरू कर दिया। ढलानों पर खेत बिखरे हुए थे। भेड़ें और बकरियां भी नजर आ रही थी। बस्ती मामूलात से भरपूर, जिंदगी से करीब। और थोड़ी देर के बाद हम बस्ती के पहले मकान के करीब पहुंच गए। बस्ती वाले अच्छी फितरत के लोग थे। उन्होंने मेहमानों को मेहमानों की हैसियत से खुशामदीद कहा। छोटे छोटे झोंपड़ों पर मुश्तमिल ये बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी। हमने उनसे उनके बारे में मालूमात हासिल की और हमें ये मालूम हुआ कि शमानिया वाले यहाँ नहीं होते। शमानिया तो बहुत आगे ढलानों में आबाद है। यहाँ पहुंचकर हमें बड़े सुकून का एहसास हुआ।
मेहमान नवाज लोग और पुरसुकून माहौल। बस्ती के सरदार का नाम मागा था। मागा से हमने शमानिया के बारे में पूछा तो मागा ने इधर उधर देखकर खौफजदा लहजे में कहा, हमारी बस्ती का कोई भी शख्स शमानिया की बुराइयों में ना एक लफ्ज़ सुनना पसंद करेगा और ना ही तुमसे कुछ कहना। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, हम शमानिया से खौफजदा हैं। अभी तुम ये बात नहीं जानते कि बेशुमार शमानिया यहाँ मुकामी लोगों की हैसियत से आबाद हैं और यहाँ से टोलियाँ बन बन कर जाती हैं और बस्तियों में तबाही मचाती हैं। हम उनसे कुछ भी नहीं कह सकते। वो हमारे आदमियों को जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। दिल से कोई उनके साथ नहीं, लेकिन सबको अपनी जिंदगी पसंद है। थोड़े दिन पहले की बात है कि सोकाना नामी बस्ती में तबाही फैली थी और अब वो बस्ती गैर आबाद है। जो शख्स तबाही फैलाने का सबब बना था अब वो शमानिया में रहता है। उन्होंने बेशुमार मुकामी लोगों को अपने लिए मखसूस कर लिया। उन्हें डरा धमकाकर या उन्हें लालच देकर उन्होंने उन्हें अपनी मदद पर आमादा किया। शमानिया जो हथियार इस्तेमाल करते हैं वो आग और धमाकों के हथियार हैं। इन हथियारों को वो आसमान का जादू कहते हैं और हकीकत यह है कि अगर शमानिया से कोई मुकाबला करने के बारे में सोचे तो आसमान का जादू से तबाह कर देता है। ये सबसे खराब मसला है और हमारे पास इसका कोई हल नहीं। हमें बहुत सी सूरत-हाल का अंदाज़ा होता जा रहा था। यहाँ एक बहुत ही बेहतर बात हुई, वो ये कि हमें शमानिया के लिबास मिल गई और ये लिबास हमने अपनी जिसामत के मुताबिक महफूज कर लिए ताकि मुनासिब मौका पर वो हमारे काम आ जाएं। फिर काफ़ी दिन तक हम यहाँ रहे। यहाँ जोज़फाइन की ख्वाहिश के मुताबिक सारा इंतज़ाम करके आए थे। कोई परेशानी की बात नहीं थी। आखिरकार यहाँ काफ़ी क़याम के बाद और शमानिया का नक्शा मुरतब करके हम लोग वहाँ से आगे चल पड़े। अजीम खान अब बहुत ज़्यादा शरारतें करने लगा था। कई बार उसने पूरे एतमाद के साथ कहा कि अब ज़िंदगी का तो कोई इम्कान नहीं है, थोड़ी बहुत ज़िंदगी बाकी है, वो इन्हीं पुरस्रार वादियों में गुजर जाएगी। ये वादियाँ हमें ज़िंदा वापस जाने की इजाज़त कभी नहीं देंगी। लेकिन मैं इस कदर नाउमीद नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, अगर तू मर गया तो तेरी लाश तो मैं उठाकर जदीद आबादियों तक नहीं ले जा सकता, लेकिन वादा तुझसे करता हूँ कि लोगों को इकट्ठा करके किसी मुनासिब जगह तेरी यादगार ज़रूर बना दूंगा और खुद अपने हाथों से फूल चढ़ाऊंगा। खैर, एक बात मैं भी कहता हूँ तुझसे, अगर वाकई मैं मरने लगा तो अकेला नहीं मरूंगा, कोई ना कोई ऐसी तरकीब ज़रूर निकालूंगा कि तू भी मरे, साथ ही मर जाए। मैं हंसकर खामोश हो गया। वाकई अजीम खान का साथ छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हम बस्ती से चल पड़े। हमारे घोड़े हमारा साथ दे रहे थे। शमानिया के नक्शों की तरतीब, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हो चुकी थी। तकरीबन 6 दिन और 6 रातों का सफ़र तय करके आखिरकार हम एक अजीबोगरीब जगह पहुँचे। ये ऐसी पहाड़ी चट्टानें थी जो आगे जाकर एकदम ख़त्म हो जाती थी और इनके पीछे खौफनाक गहराइयाँ थीं और उन गहराइयों में शमानिया आबाद था। शमानिया की पहचान ये थी कि पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थीं और उन इमारतों के दरमियान इंसान नन्हे नन्हे खिलौनों की मानंद चलते फिरते और अमल करते नजर आते। यहाँ रुककर हम बहुत देर तक इस अजीबोगरीब मुमलिकत को देखते रहे जिसका नाम शमानिया था। हम ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हालांकि रास्ते में हमने शमानिया के लिबास पहन लिए थे और अपनी राइफलों और एमोनिशन के साथ मुकम्मल तौर पर शमानिया बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद हम उनके दरमियान जा सकते थे। कोई भी खतरा हमारी जिंदगियाँ ख़त्म कर सकता था। अब इसे तकदीर की रहनुमाई कहा जाए या फिर तदबीर की कारीगरी कि हम उन लोगों में पूरी तरह घुल मिल गए और बस्ती के किसी भी शख्स ने हमारी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। हमारा पहला दिन, पहली रात भी गुजर गई, लेकिन कोई कार्रवाई वजूद में नहीं आई जो मुश्किलात का बाइस होती। जब हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारी शख्सियत यहाँ बेदाग है तो हमने शमानिया की आबादी का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। हमें यहाँ के बारे में मुकम्मल मालूमात दरकार थी और सबसे पहले कोई ऐसा ठिकाना करना था जो हमारे लिए क़यामगाह की जगह मुहैया कर दे। बड़ी एहतियात के साथ हमने इस पूरी बस्ती का चक्कर लगाया। हमने देखा कि यहाँ के रहने वाले हमारे जैसे नकूशी रखते हैं। शायद यही बात थी जिसकी वजह से हमारी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। ईंटों के मकानात में ज़िंदगी गुजारने का अंदाज चंद ही लम्हों में अपनी वजाहत कर देता था। हम किसी ऐसे महल की तलाश में थे जो हमारे लिए बेहतरी मुहैया करे। फिर अजीम खान ने यहाँ अपनी जहानत का मुजाहरा किया। बूढ़ी औरत शहजालिया अपना सामान उठाई जा रही थी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अजीम खान ने जल्दी से आगे बढ़कर शहजालिया को रोका और उसका सामान अपने शानों पर रखते हुए बोला, बड़ी अम्मा, ये तो बहुत बुरी बात है कि हम जैसे जवानों का सामना होने के बावजूद तुम ये सामान खुद उठाए जा रही हो। बूढ़ी ने हमें हैरत से देखा और फिर आहिस्ता से बोली, कौन हो बेटा तुम?
लो बड़ी अम्मा, बेटा कहने के बाद पूछ रही हो कौन है हम? अजीम की चरब जुबानी पर मैं मुस्कुरा दिया। बूढ़ी औरत के चेहरे पर ऐसे आसार नजर आए जैसे वो रोने वाली हो। अजीम ने आगे बढ़ते हुए कहा, अपना घर बताओ ताकि हम ये सामान तुम्हारे घर पहुंचा दें। मेरे साथ साथ चलते आओ। और हम बूढ़ी का सामान लिए एक छोटे से झोंपड़े में पहुंच गए, जिसका दरवाजा बंद था। सामान अंदर रखते अजीम खान ने कहा, अम्मा जब भी कोई काम हो हमें आवाज दे लेना। सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो? बस अम्मा चलते हैं। बेटा ऐसे ना जाओ, मेरे साथ कुछ वक्त गुजार लो। आज तुमने मेरे दिल में ना जाने कौन से दबे हुए दुख ताज़ा कर दिए हैं। अजीम खान झोंपड़ी की जमीन पर बैठ गया और बोला, बड़ी अम्मा तुम दुखी ना हो। यकीन करो, जब हमने तुम्हें सामान उठाकर लड़खड़ाते कदमों जाते हुए देखा तो हमारे दिल ने कहा, लानत है हमारी जवानी पर जो तुम्हारे काम ना आ सके। अपने दिल से हर दुख निकाल दो, हमें आवाज दोगी, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। बेटा शमानिया हो? हाँ बड़ी अम्मा। तो फिर थोड़ा वक्त तो मेरे पास गुजारो। तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं बड़ी अम्मा, हमारा कोई घर नहीं। अरे वाकई? अगर ऐसा है तो क्या ये झोंपड़ा तुम्हारे लिए कारआमद नहीं होगा? नहीं बड़ी अम्मा, झोंपड़ा तुम्हारा है। बड़ी अम्मा किए जा रहे हो। हालांकि मैंने तुमसे सामान उठाने के लिए मना किया था तो तुमने कहा था कि बेटा कह रही हूँ, और उसके बाद सामान तुम्हारे सर पर रखवाने से गुरेज कर रही हूँ। क्या किया है मैंने? अजीम बोला। तो अब बड़ी अम्मा कहकर तुम झोंपड़े को मेरा कह रहे हो? लो भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों, क्या हुआ? बड़ी अम्मा को हमारी वजह से तकलीफ होगी। बेटा तुम्हारी वजह से मुझे कोई तकलीफ हो सकती है जो इस वक्त हुई, यानी ये कि मैं इतना बोझ उठाने से बच गई। मेरे 2 जवान बेटे हों तो मेरी जिंदगी बट जाएगी। मगर बड़ी अम्मा, अगर मगर कुछ नहीं, अब तुम मेरे पास ही रहोगे। मेरे पास सब कुछ है, खाने पीने की कोई कमी नहीं। बड़ी अच्छी जमीन है मेरी, उससे सब्जियां आती हैं, लेकिन बस तन्हा हूं दुनिया में। एक बेटा था जिसका नाम नूरा था, और बस उसके बाद नूरा दुनिया से रुखसत हो गया और मेरी जिंदगी में कुछ ना रहा। अब अगर तकदीर ने मुझे 2 बेटे अता कर दिए हैं तो कम से कम मेरे साथ ये सलूक तो ना करो। अजीम खान ने मेरी तरफ देखकर मुझे आंख मारी और बोला, ये तो बहुत बुरी बात होगी। बड़ी अम्मा समझेंगी कि हम? कुछ नहीं समझूंगी, तुम बस मेरा दिल ना तोड़ो। यूं हमारी ये मुश्किल भी हल हो गई। और बूढ़ी औरत अजीम खान को नूरा कहकर मुखातिब करने लगी। वो हम दोनों से बहुत मुतासिर नजर आती थी और उसने हमसे अपने बेटे के बारे में बहुत सी बातें की, और उसने मुझे शुमाल कहकर मुखातिब किया, लेकिन नाम कोई भी हो, हमें तो अपना मकसद पूरा करना था। बूढ़ी की थोड़ी सी खिदमत हो जाती तो वो अलग मुनाफे की बात थी, जाहिर है दुआएं भी मिल सकती थी। ये सारी सूरत हाल खासी दिलचस्प थी और हम ये जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे कि शमानिया का सरबरा कौन है और किस तरह वो इन लोगों को कंट्रोल करता है। हमारी समझ में काफी दिन तक ये बात नहीं आ सकी और हम मुसलसल ये जायजा लेने की कोशिशों में मसरूफ थे। अब चूंकि हमारा एक मुकाम बन गया था और बूढ़ी के साथ रहते हुए किसी ने भी हमसे कोई एतराज नहीं किया। अलबत्ता बस्ती का चक्कर लगाते हुए हमने देखा कि पूरी आबादी में भट्टियां लगी हुई हैं और उन भट्टियों पर बेहतरीन हथियार तैयार किए जा रही हैं। ये हथियार लाजमी बात थी, उस जंग के लिए तैयार किए जा रहे थे जो ये लोग लड़ने वाले थे। हम इन लोगों की महारत का अच्छी तरह जायजा ले रहे थे और इस तशवीश का शिकार भी थे कि बेचारे आबादियों वाले कितनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होते जा रहे हैं और उन्हें ज्यादातर इस मुसीबत का इल्म नहीं। इसके बाद अजीम खान ने कहा, क्या ख्याल है हमाद? शमानिया की आबादी तो बड़ी संगीन नौयत की हामिल है, हम क्यों ना आगे बढ़कर शमानिया का जायजा लें? मतलब ये कि हम अच्छी तरह शमानिया को देखें और इस पर गौर करें कि यहाँ क्या क्या है। बात बेहतर है और तजवीज़ उम्दा। मैं समझता हूँ हमें इससे खासी मालूमात हो जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि बड़े खुफिया तौर पर यह काम किया जाए और एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को किसी भी मुश्किल में मंजर आम पर ना लाया जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा आइडिया है। तो फिर अब क्या कहते हो? मैं समझता हूँ हमें चलना चाहिए। और फिर हम दोनों ने तैयारियां कर लीं। बड़ी अम्मा यानी शहजालिया से हमने इजाज़त मांगी। बूढ़ी वाकई हमसे मोहब्बत से मिलती थी। उसने कहा, तुम जल्दी वापस आ जाना। अब जब तुमने मुझे मोहब्बत दे दी है तो इस उम्र में मुझसे ये मोहब्बत छीनने की बात न करना। इसके बाद हम लोगों ने मुख्तसर तैयारियां की और फिर वहां से चल पड़े। फिर हम काफ़ी तवील फासला तय करके शमानिया से दूर निकल आए। शमानिया की आबादी हमारे लिए बड़ी हैरतों का बायस थी और हम इसके अतराफ का जायजा ले रहे थे। बुलंदियों पर से नीचे उतरते हुए दूर दूर तक गुलाबों की बहार छाई हुई थी। बादलों के साए में ठंडी ठंडी हवा के झोंके गुलाब के फूलों की खुशबू दूर दूर तक मुंतशिर कर रहे थे और हम इसे वादिय गुलाब कह सकती हैं। बड़ी हसीन जगह थी और हम ये महसूस कर रहे थे कि इन इलाकों में आने के बाद तबीयत पर एक अजीब सा सिहर तारी हो गया था। सफ़र के पहले मरहले में
हम इस फूलों की वादी से गुजरे। इसके बाद हमारा वास्ता उन घने जंगलों से पड़ा जिनके साए रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देते। उनकी शाखें आपस में उलझी हुई थीं और उनके नीचे अंधेरा फैला रहता, और उस जगह घोड़ों पर सफर करने में काफी परेशानी हो रही थी। वह जगह जगह रुक जाते। आगे चलकर ये जंगल और खौफनाक हो गए। दरख्तों की शाखों से लंबे लंबे सांप लिपटे रहे, जिनसे बचकर निकलना दिन की रोशनी में काफी दुश्वार था। रात को यह सफर और भी खतरनाक हो गया, लेकिन अब चूंकि यहाँ आ गए थे इसलिए वापस नहीं जा सकते थे। अलबत्ता इन इलाकों में क़याम का तसव्वुर नहीं हो सकता था। कोई भी लम्हा मौत का लम्हा बन सकता था। अलबत्ता यही खुशबख्ती थी कि जंगलों में दरिंदे नहीं थे, और यकीनी तौर पर उनके यहाँ मौजूद ना होने की वजह ये खौफनाक हशरातुल अर्ज़ थे। बहरहाल इससे सनसनीखेज वादी का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब सूरज बुलंद हो गया। रात को हम सफ़र जारी रखने पर मजबूर थे, लेकिन जंगलों का सिलसिला ख़त्म होते ही हमें एहसास हुआ कि अब हम थकन से बुरी तरह चूर हो गई हैं। यहाँ का सफ़र बेहद सनसनीखेज हो गया था। जंगल के सिरे पर तहद्दे निगाह वीरान पहाड़ियाँ बिखरी हुई थीं, ऊंची नीची, भूरे रंग की चट्टानें जगह जगह सर जोड़े खड़ी हुई थी, और उनके दरमियान कोई ऐसी पगडंडी नजर नहीं आती थी कि उसे देखकर एहसास हो कि इन रास्तों पर से इंसानी कदम आ चुके हैं या उन पर सफ़र होता रहा। हशरातुल अर्ज़ यहाँ भी पहाड़ों के दरमियान मौजूद थे और चट्टानों के दरमियान रेंगते फिर रहे थे। यहाँ हमने एक ऐसी जगह मुंतखब की जहाँ आसपास कोई चट्टान नहीं थी, अलबत्ता फासले पर बहुत बड़ी चट्टानें नजर आ रही थी। यहाँ पहुँचने के बाद हम घोड़ों से उतर पड़े। हमने घोड़ों की पुश्त से वो सामान नीचे उतार लिया जिसे हम साथ लेकर आए थे। घोड़ों के लिए चारा और पानी रखने के बाद हम दोनों लंबे लंबे लेट गए। इस सफ़र की हैरत अंगेज बात यह थी कि इस दौरान मैंने या अजीम खान ने आपस में कोई गुफ्तगू नहीं की। असल में ये सब हमारी तवक्को के खिलाफ था। फूलों की वादी गोया इन जंगलों की तरफ आने की दावत देती थी। जंगल बहुत घना था और बहुत खौफनाक भी। आखिरकार हमने अपना ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन अब हम इस वादी को इसलिए खतरनाक कह सकते थे कि वो एक सुरख धोखा था, और इस धोखे को खाकर आगे का सफ़र जानलेवा भी हो सकता था। और इस दौरान हमने आपस में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब आंखें खुली रखना ज़रूरी था, वरना शायद इस जंगल में दाखिल होने के बजाय 10-20 मील लंबा रास्ता मुंतखब कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। आगे चलकर यह ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल में जानवरों से मुठभेड़ हो सकती है, और ये बात हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी। अजीम खान तो बिल्कुल नीम मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मेरी अपनी हालत भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। मैंने साफ सुथरी जगह पर लेटकर आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं मालूम था कि उस वक्त अजीम खान की कैफियत क्या है। फिर आंख खुद ब खुद खुल गई। मैंने एक निगाह अजीम खान को देखा। वो बेसुध सो रहा था। हमने अब तक कुछ खाया भी नहीं था। ये जगह इतनी खतरनाक थी कि खाने पीने का तसव्वुर भी जहन में नहीं आया। घोड़ों ने अलबत्ता खा पी लिया था। एक बार फिर मैंने अजीम खान की तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि अगर वो जाग उठे तो कार्रवाई की जा सकती है। बहुत देर से कुछ खाया नहीं था, और जब थोड़ी सी थकन दूर हो गई तो भूख लग रही थी। अजीम खान के अंदाज से यूं लगता था जैसे वो बहुत ज्यादा थका हुआ है और नींद में इस कदर मस्त है कि खाने के बारे में नहीं सोचेगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, थोड़ा बहुत खाना पीना करके मैं सोने के लिए लेट गया। अचानक ही फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और मैं उछल कर बैठ गया। यहाँ भी मुसीबतें ताक़ुब कर रही थी। मैंने दिल में सोचा, अजीम खान की भी या तो नींद पूरी हो गई थी या फिर फायरिंग की आवाज से आंख खुल गई। वो भी उठकर बैठ गया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में पूछा, आ गए? कौन? पटाखे वाले? वो मखसूस अंदाज में बोला और मुझे हंसी आ गई। हाँ, तुम्हारी शादी की खुशी में फायरिंग हो रही है। मगर मैं नाशाद हूँ, वह मखमूल लहजे में बोला। क्यों? बस मुझे जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया गया है। हाय लैला, क्या सोचती होगी तू अपने दिल में? एक महबूब मिला तो ऐसा नामुकम्मल कि दूसरों के कब्जे में जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन क्या किया जाए, इंसान कभी कभी अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। फायरिंग की आवाज अच्छी खासी तेज हो गई थी। अचानक ही अजीम खान चौंका और मेरी तरफ देखकर बोला, अरे तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, अच्छी नहीं लग रही। एक्टिंग कहोगे तुम इसे? जिंदगी के सबसे बड़े दुख में मुब्तला हो लैला। अरे बाप रे, ये गोलियां कहीं हमारी जानिब रुख ना कर लें। आओ देखें। मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, अजीम खान ने कहा। चुनाचे मैं अपनी जगह से उठा और घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया। अरे अरे, अब क्या इस भरे जंगल में तन्हा छोड़ जाने का इरादा है? हालांकि मैं सख्त भूखा हूँ। मैंने अजीम खान की कोई बात नहीं सुनी, लेकिन सामान मैंने वहीं छोड़ दिया। अजीम खान मेरा मतलब समझ गया। चुनाचे कराहता हुआ उठा और खुद भी घोड़े पर सवार हो गया।
हम तेजी से उस पहाड़ी की जानिब चल पड़े जिधर से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। अभी हमने आधा फासला भी तय नहीं किया था कि अचानक पहाड़ों के रखनों से एक सर बुलंद हुआ और हम लोगों को देखने लगे। फिर उस जानिब से राइफल की गोलियों ने हमारा इस्तकबाल किया। एक गोली अजीम खान के पांव से निकल गई। मैं चूंकि इससे पहले उस सर को देख चुका था, इसलिए मैंने अपना रुख बदल लिया। अजीम खान मेरी जानिब लपका, लेकिन दूसरी जानिब एक आदमी नहीं था, बल्कि उनकी तादाद काफी थी। उन्होंने पहाड़ी चट्टानों पर से पत्थरों की आड़ लेकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और हमारे लिए घोड़ों की पुश्तों पर बैठे रहना मुश्किल हो गया। लेकिन उस वक्त हम निहायत महारत से शाह सवारी कर रहे थे। बार बार हमें घोड़ों की पुश्तों पर झुकना पड़ता और फिर सीधे होकर ऐसी चट्टानों को तलाश करने लगते जो फिलहाल उन गोलियों से महफूज कर लें। खासा फासला तय हो गया। गोली चलाने वालों को भी एहसास हो गया कि उनकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इतना फायर करने के बाद तो वो हम क्या, हमारे घोड़ों को भी हलाक कर सकते थे, लेकिन हम उनसे बचते रहे। अलबत्ता थोड़े फासले पर अब हमें एक ऐसी चट्टान नजर आ रही थी जहां ढलान बिखरे हुए थे और हम यहाँ पनाह ले सकते थे। यहाँ सूरत हाल कुछ और नजर आई। हमने देखा कि कोई जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ बहुत से घुड़सवार नजर आ रहे हैं। ये घुड़सवार शमानी ही थे, खास किस्म के लिबास में मलबूस। जिस शख्स के गिर्द वो खड़े थे वो पता नहीं कौन था। बात भी जरा ताज्जुब खेज थी कि उन्होंने शमानियों के लिबास में होने के बावजूद हम पर गोलियां चलाई थी। उन लोगों ने हमें देखा और फिर अचानक उन लोगों ने भी हम पर फायरिंग शुरू कर दी। बड़ी अजीब बात थी। और क्या ये लोग शमानी नहीं हैं? अगर शमानी है तो क्या किसी मुख्तलिफ गिरोह से ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि हमारी तरफ होने वाली फायरिंग आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी, इसलिए मजबूरी थी कि अब हम अपनी बंदूकें उतार लें। चुनाचे मुझसे पहले अजीम खान ने गोली चलाई और उसने कामयाब निशाना लगाया। बुलंद चट्टान पर से हमारा निशाना लगाने वाला शख्स औंधे मुंह नीचे आ रहा। इत्तफाक की बात यह थी कि जो शख्स जमीन पर पड़ा हुआ था उसके करीब ही ऊपर से गिरने वाला आया। अचानक ही जमीन पर पड़े हुए शख्स ने उस जख्मी शख्स पर झपटा मारा और फिर 2 फायर हुए। जख्मी शख्स जो अजीम खान की गोली से जख्मी हुआ था उछलकर दूर जा गिरा। ये फायर यकीनी तौर पर नीचे खड़े हुए शख्स ने किए थे। दूसरे लोगों ने उसकी तरफ राइफलों के रुख कर लिए। मजबूरी थी, चुनाचे हम लोगों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो जमीन पर पड़े हुए शख्स पर फायर न कर सके। उन्होंने उस शख्स को हलाक करने की कोशिश की थी, मगर 7-8 अफराद, उनमें से 5 हमारी गोलियों का शिकार हो गए। वह बमुश्किल तमाम घोड़ों पर सवार हो सके थे। उन्होंने घोड़ों को सरपट दौड़ा दिया। उन्होंने जिस सिमत का रुख किया था हमने उस तरफ देख लिया। अब उनके जाने के बाद ये जरूरी था कि हम उस जमीन पर पड़े हुए शख्स का जायजा ले लें। चुनाचे हम आगे बढ़े और उस शख्स के सर पर पहुंच गए जिसने गोली चलाकर उस शख्स को खत्म कर दिया था। लेकिन करीब पहुंचकर हमने उस शख्स की सूरत देखी तो हम हैरत से चौंक पड़े। वो मर्द नहीं औरत थी। उसका पूरा जिस्म कीचड़ में लिपटा हुआ था। चेहरे पर भी चिकनी मिट्टी की मोटी तह चढ़ी हुई थी। सिर्फ आंखें साफ थीं। सर के बाल भी मिट्टी में लुथड़े हुए थे और ये मिट्टी खुश्क हो गई थी। शायद वो किसी दलदल में गिर पड़ी थी, ऐसा ही महसूस हो रहा था, या फिर मुमकिन है उसे दलदल में डुबोकर बाहर निकाला गया हो। उसकी टांगों से भी मिट्टी लिपटी हुई थी, लेकिन उस मिट्टी से उबलता हुआ खून साफ देखा जा सकता था। यकीनी तौर पर उसकी टांगें जख्मी कर दी गई थी। मैंने अजीम खान से कहा, अजीम खान, कुर्बो जवार में देख और कोई जख्मी तो नहीं। अजीम खान ने गर्दन हिलाई और अपने घोड़ों को चारों तरफ दौड़ाने लगा। वो इधर उधर घोड़े को दौड़ा रहा था कि अचानक ही जमीन पर पड़ी हुई लड़की ने करवट बदल ली और अचानक ही उसने मुझ पर फायर कर दिया। मैंने बमुश्किल अपने आप को उसके फायरों से बचाया और फिर मैंने गुर्राई हुई आवाज में कहा, बेवकूफ की बच्ची, हम तेरी मदद कर रही हैं और तू हम पर ही फायरिंग कर रही है। एक बार फिर मुझे उछलकर एक तरफ हटना पड़ा और इसके बाद कोई चाराकार न रहा कि मैं उसके हाथ से बंदूक निकाल लूं। चुनाचे मैंने उछलकर उसके हाथों पर ठोकर मारी और बंदूक उसके हाथों से निकलकर दूर जा पड़ी। लेकिन काफी तनोमंद थी, लंबे कद और भरे भरे बदन की मालिक, लेकिन मिट्टी में लुथड़ा हुआ चेहरा काफी खौफनाक लग रहा था। सिर्फ आंखें थी जो मिट्टी से महफूज थी, वरना मिट्टी में उसके तमाम खदोखाल छुपे हुए थे और कोई जिंदा नहीं। अलबत्ता चंद लाशें पड़ी हुई हैं, मगर ये साहिबजादी। अजीम खान ने लड़की को घूरते हुए कहा, अब क्या किया जाए? अब तुमसे कुछ कहूंगा तो बुरा मान जाओगे। बुरा मानने वाली कोई बात हुई तो सिर्फ तेरा ही नहीं मानूंगा, बल्कि तेरे जबड़े ही तोड़ दूंगा। क्या कहा? हाँ अजीम खान, तू यहाँ आकर खासा बिगड़ गया है। यार तू सोच, ये भी कोई जिंदगी है? ना जाने माजी के कौन कौन से दौर में भटक रही हैं। यूं लग रहा है कि हमारी दास्तान माजी ही में खत्म हो जाएगी। असल में मैंने इन तमाम चीजों पर कभी गौर नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं इन बातों पर गौर कर रहा हूँ।
मानता हूँ इस बात को, लेकिन हम माजी में ख़त्म नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि माजी पीछे है और हम हाल के लोग हैं। हमारा नुकसान जो कुछ भी होगा हाल ही में जाकर होगा। अब माजी मुस्तकबिल हाल, मैं इन तमाम बातों को नहीं समझता। देखो, गालिबन इसकी टांगें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, अजीम खान ने कहा। मैं पहले ही उसे देख चुका था। मैं महसूस कर रहा था कि लड़की पर नकाहत तारी हो चुकी है। अब हमारे पास इस तरह के इंतजामात तो थे नहीं कि उसकी टांगों की मरहम पट्टी करें। जो कुछ फौरी तौर पर हो सकता था वो कर दिया। लड़की ने अजीब सी निगाहों से पानी के उस बर्तन की जानिब देखा जो शायद मरने वालों में से किसी एक का था, और मैंने फौरन ही आगे बढ़कर पानी का वो बर्तन उठा लिया। लड़की ने बेख्तियार दोनों हाथ फैलाए और मैंने पानी का बर्तन उसके हाथ में दे दिया। उसने दांतों से एक खास किस्म की चमड़े की बोतल का ढक्कन खोला और फिर वो बोतल मुंह से लगा ली। सारा पानी पीने के बाद एकदम उस पर गशी की सी कैफियत तारी हो गई। हम उसे देख रहे थे। मैंने अजीम खान से कहा, यहाँ क्या हंगामा रही हुई है? इन 5 लाशों में से एक भी ये बताने के लिए तैयार नहीं। वैसे मेरा ख्याल है ये भी मर गई है। नहीं, ये जिंदा है। कैसे पता है? गौर से देखो। गोया तुम इसे गौर से देख रहे हो। इस वक्त मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। मरने वालों की तादाद 5 या 6 है, अजीम खान ने कहा। मेरा ख्याल है कि इसके लिबास की पट्टियां फाड़कर इसके इन जख्मों पर कसी जाएं। चलो ठीक है, अब ये काम तुम सर अंजाम दो। बात यह है कि चूंकि ये एक लड़की है और मैं समझता हूँ कि एक लड़की की जिंदगी बचाना हर मर्द का काम है, चुनांचे ये काम मैं सर अंजाम दूंगा। फिर अजीम खान ने दांतों से लड़की के कपड़े फाड़ने शुरू किए। वो लड़की के करीब पहुंच गया था और अभी उसने लड़की के लिबास से मुंह हटाया भी नहीं था कि लड़की सांप की तरह पलटी और उसने पूरी कुव्वत के साथ अजीम खान के सीने पर लात मारी। अजीम खान एक अच्छा खासा ताकतवर आदमी था। वो कई कदम पीछे हट गया। फिर उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, हर लड़की हर मर्द के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाती है और मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ा तो लड़की वहशत ज़दा निगाहों से उसे देखती रही। इस बार उसने एक उल्टी कलाबाजी खाई और फिर धप से जमीन पर जा गिरी। बहता हुआ खून लकीरें बनाता हुआ दूर तक फैल गया। मैंने कहा, यह जंगल की बिल्ली है, तुम्हारे हाथों पट्टियां नहीं बनवाएगी। इसे ये पट्टियां दे दो, हो सकता है ये खुद इस्तेमाल करे। अजीम खान ने पट्टियों का ढेर लड़की के सामने लगा दिया और खुद पीछे हट गया। तब लड़की के चेहरे पर सुकून के आसार नजर आने लगे। उसने एक पट्टी उठाई और थोड़ी सी पीछे खिसक कर एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। फिर उसने अपने जख्म पर पट्टियां बांधना शुरू कर दी। बहुत देर तक वो ये काम करती रही। लड़की ने अपने जख्मों पर पट्टियां लपेट लीं। खून उन पट्टियों पर भी आ गया था, लेकिन अब वो खासी चाको चौबंद नजर आ रही थी। अब बताओ इसका क्या करें? यहाँ पड़ी पड़ी तो ये सड़ जाएगी और ये भी कोई पता नहीं कि इसके दुश्मन कितने फासले पर हैं। मगर ये गूंगी और बहरी है। अभी तक इसने अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। हम कैसे इससे मालूम करें? दोनों टांगे जख्मी है इसकी। क्या ख्याल है इसे साथ ले चलें? लड़की, क्या तू बोलना जानती है? अगर बोलना जानती है तो हमारी बातों का जवाब दे, मैंने कहा। लड़की ने अपने चेहरे से किसी तासुर का इजहार नहीं होने दिया। अजीम खान कहने लगा, मेरा ख्याल है इसके साथ हम सिर्फ एक एहसान कर सकते हैं। वो क्या? इसकी कनपट्टी पर रखकर एक गोली दाग दो, वरना इसके दुश्मन ना जाने इसके साथ क्या सलूक करें। मैंने चौंक कर अजीम खान को देखा तो उसने मुझे आंख मार दी। तब मैंने कहा, ठीक कहते हो, इसकी मौत इसकी जिंदगी से ज्यादा पुरसकून होगी। अजीम खान ने कंधे से राइफल उतारी तो लड़की बेख्तियार चीख पड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं जिंदा हूँ, होशो हवास में हूँ। लगता है तुम अपने होशो हवास खो बैठे हो। अजीम खान के हलक से एक कहका निकल गया, देखा तुमने, इतनी देर से हम कोशिश कर रहे थे। ये जुबान से एक लफ्ज नहीं फूट रही थी। ये होती है तरकीब नंबर 111। तो ऐ बोलने वाली लड़की, अब तू बता कि हम तेरे लिए क्या करें? तेरे दुश्मन अगर आ गए तो तेरा हिसाब किताब कर देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत देर से ये कोशिश कर रहे थे और इसमें नाकाम रहे। मगर तू, देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। असलहा मौजूद है? असल में मेरे पास खत्म हो गया था। मेरा मतलब है गोलियां। वरना जब तक मेरे पास गोलियां थी मैंने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। वो 3 दिन से मेरा ताक़ुब कर रहे हैं और 3 दिन के बाद अपनी इन कोशिशों में कामयाब हुए। चलो तस्लीम कर लिया, लेकिन अब तुम्हारी टांगें बेकार हो चुकी हैं। उनके बगैर तुम क्या कर सकती हो? उसने इधर उधर देखा, फिर बोली, मेरा घोड़ा भी मर चुका है। क्या तुम ये 2 राइफलें उठाकर मुझे दे सकती हो, वो जो सामने पड़ी हैं? मेरी निगाहें उन राइफलों की जानिब उठ गईं। ये मरने वालों की राइफलें थीं जो हमारी गोलियों का शिकार हुए। मैंने अजीम खान को इशारा किया और अजीम खान ने बढ़कर वो राइफलें उठाईं। फिर उन्हें लड़की के पास लाकर बोला, अब बोलो। लड़की ने दोनों राइफलें दोनों पाँव में पकड़ी और इसके बाद फिर मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। राइफलों को बैसाखी की तरह बगलों के नीचे दबाकर वो फुर्ती से खड़ी हो गई।
फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मैं इनके सहारे चली जाऊंगी, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। उसने वाकई राइफलों के सहारे कई कदम आगे बढ़ाए और हम दोनों हैरान रह गए। मैंने कहा, सुनो, हमारे घोड़ों में से तुम एक घोड़ा ले लो और जहां चाहे ले जाओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहती हैं। लड़की ने मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, नहीं, मैं अपनी मदद खुद करूंगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ। नहीं कर पाओगी। जख्मों से बह जाने वाला खून आखिरकार तुम्हें बेहोश कर देगा। मगर मैंने कह दिया है तुमसे, तुम मेरे लिए जो कुछ कर चुके हो, अगर वक्त ने इजाजत दी तो तुम्हें इसका सिला अदा करूंगी। हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। तुमने मुझे घोड़ा देने का वादा किया है। हाँ, तो लाओ, मुझे एक घोड़ा दे दो। तुम उस पर सवार हो जाओगी, देकर देखो। अजीम खान ये बहुत ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रही है। मेरा ख्याल है इसे घोड़ा दे दो। अजीम खान ने तफरीहन ऐसा किया। घोड़ा ले जाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और दूसरा हैरत अंगेज मंजर उसकी निगाहों के सामने आ गया। वो राइफलों के बल पर उछली और एक माहिर सवार की तरह घोड़े पर जा बैठी। फिर उसने राइफल बुलंद करके एक फायर किया और इसके साथ ही घोड़े को एड़ लगा दी। अबे! अजीम खान के मुंह से बेख्तियार निकला। उसने अपनी राइफल सीधी कर ली, लेकिन मैंने उसकी राइफल पकड़कर उसे ऊंचा कर दिया। क्या अहमकपन कर रहे हो? वो सचमुच घोड़ा ले गई तो फिर तुम्हारी अकल खत्म हो गई है। हम क्या करेंगे आखिर? अकल तुम्हारी खत्म हो गई है अजीम खान। पहाड़ों पर 5 घोड़े भटक रहे हैं, उन मरने वालों के घोड़े। उनमें से कोई घोड़ा हमारे काम आ सकता है। उनका असला भी मौजूद है। ओह वाकई, अजीम खान ने कहा। लो, तुम मेरा घोड़ा पकड़ो, मैं अपने लिए घोड़ों का बंदोबस्त करता हूँ। फिर मैंने काफी आगे जाकर एक खूबसूरत घोड़ा अपने कब्जे में किया। वापस पहुंचा तो अजीम खान उन लोगों का असलहा और खाने की अशिया भी इकट्ठी कर चुका था। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और इसके बाद हम दोनों चल पड़े। अजीम खान के चेहरे पर अजीब तासुरात थे। काफी फासले तक वो मुंह से आवाज भी ना निकाल सका, लेकिन फिर यह खामोशी तवील तरीन हो गई तो उसने कहा, हकीकत यह है कि उस लड़की ने हमारी खोपड़ियां घुमा कर रख दी हैं। ना जाने कौन थी, ना अपने जख्मों की परवाह थी। कमाल है, वाकई कमाल है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। रास्ते तय होते रहे। पहाड़, रेतले मैदान, घोड़ों के कदमों तले आते रहे। फिर बहुत दूर से हमने एक पहाड़ी सिलसिला देखा, एक अजीमुशान पहाड़ी सिलसिला जिसके दरमियान एक दरार बनी हुई थी। बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे पहाड़ की चोटी से लेकर जमीन तक 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया हो। ये पहाड़ी इंसानी हाथों की तराश है तो एक नाकाबिल यकीन तस्वीर है। हम वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो हमें पत्थरों ही से बनी हुई वो इमारत नजर आई, जिसे इमारत नहीं कहा जा सकता। एक अजीबोगरीब सी जगह थी। हम रुक गए। अजीम खान ने कहा, तुमने देखा हमाद? हाँ, इसका मतलब है इंसान यहाँ मौजूद होंगे। इम्कानात तो है, मगर जगह कौन सी है? कुछ समझ में नहीं आता। आओ देखें। हम लोग बड़ी एहतियात से वहां पहुंच गए और फिर हमने पत्थरों की उस इमारत को गौर से देखा। खानका की सी कैफियत थी, लेकिन वीरान खानका में कोई नजर नहीं आ रहा था। हम लोग इमारत के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। यहाँ इस कदर सर्दी थी कि बदन पर कपकपाहट का सा एहसास हुआ, जबकि बाहर का मौसम खासा शदीद था। इमारत की एक हैरतनाक शक्ल थी। हम उसे अंदर से देखते रहे और इसके बाद बाहर निकल आए। अजीम खान ने कहा, हकीकत यह है कि इस इमारत को दुनिया की पुरस्रार तरीन इमारत कहा जा सकता है। दुनिया की पुरस्रार चीजें तो यहाँ और भी बहुत सी नजर आई हैं। क्या तुम वाकई वादिय शाकाल को मामूली सी चीज कह सकते हो? नहीं, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। सवाल ये पैदा होता है कि अब हम क्या करें। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत झील नजर आई। ये बहुत ज्यादा वुसअतों में नहीं फैली हुई थी, लेकिन इस कदर थी कि जुबान से अदा नहीं किया जा सकता। उसके किनारे बहुत से दरख्त नजर आ रहे थे और करीब ही फूल मौजूद थे। दरख्तों में फल लटके हुए थे। ये बात नाकाबिल यकीन थी। अजीम खान ने कहा, देखो दोस्त, आज तक मैं तुम्हारी बातें मानता चला आया हूँ। इस वक्त तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। बोलो क्या? यहाँ कम से कम 1 हफ्ता क्या हम करेंगे? इतना थक चुका हूँ कि जिंदगी से बेजार हो गया हूँ। तुम्हारी मर्जी, जैसे दिल चाहे करो। वाकई सूरत हाल बड़ी संगीन है। इस वक्त अगर हमने अपने जिस्मों को सुकून नहीं दिया तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। तो फिर क्याम के लिए ये इमारत, जो बाकायदा एक एयर कंडीशनड फ्लैट की हैसियत रखती है, गुसल के लिए झील और खुराक के लिए इसके किनारे उगे हुए दरख्त, और क्या चाहिए? मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। इन सारी चीजों को देखने के बावजूद एक ख्याल दिल से नहीं निकलता था, वो ये कि सारे का सारा इलाका जादू का है और हम जदीद दुनिया के लोग हैं और वहां से जादू के जरिए इस सिहर ज़दा जमीन तक आए हैं। इस सिलसिले में कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद करेंगे क्या। खानका के गिर्द का माहौल इतना खूबसूरत था कि हमने यहाँ पर हर कीमत पर रुकने का फैसला कर लिया। दरख्तों से फल तोड़कर खाए, झील में नहाए। कुर्बजवार में अभी तक किसी की मौजूदगी का कोई शक्को शुबा नहीं हो सका।
तकरीबन कई घंटे नहाने के बाद हम वापस खानका में पहुंचे। खानका की ठंडक एक अजीबोगरीब कैफियत रखती थी। हम जब खानका में दाखिल हुए और हमने इसका भरपूर तरीके से जायजा लिया तो एक अजीब सा एहसास हुआ। खानका में एक सुराख बना हुआ था जो ज्यादा बड़ा नहीं था और पत्थर की चट्टान में खुद ब खुद पैदा हो गया था। लेकिन पहले हम जिस वक्त यहाँ आए थे तो ये तारीख पड़ा हुआ था। अब उस सुराख में मध्यम मध्यम रोशनी थी। इसका मतलब यह है कि कोई सुराख दूसरी तरफ मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ जाने का रास्ता किस तरफ मौजूद है, ये बात हैरान कुन थी। मैं इधर उधर देखता रहा। अजीम खान भी उस तरफ मुतवज्जा था। फिर अचानक खानका के दरवाजे में, यानी उस तरफ से जिस तरफ हम दाखिल हुए थे, किसी साए का एहसास हुआ और हमने पलट कर देखा तो एक लम्हे के लिए फिर रोंगटे खड़े हो गए। स्याह कफनुमा लिबास में मलबूस एक बदशक्ल बूढ़ी औरत वहां खड़ी हुई हमें देख रही थी। उसके बदन में रेशा था और उसकी गर्दन इस तरह हिल रही थी जैसे वो उसे जानबूझकर हिला रही हो। फिर उसकी खुरखुराती आवाज उभरी, देवताओं के घर में तुम्हारी आमद क्या मायने रखती है? यहाँ सदियों से इबादत खत्म हो गई है और अब ये एक वीरान मस्कन है। यहाँ ऐसा ना करो, जाओ यहाँ से दूर चले जाओ। औरत की आवाज में एक अजीब सी कैफियत थी, एक पुरस्कार कैफियत जो एक लम्हे में समझ में नहीं आती थी। हम दोनों उसे देखते रहे। फिर हमने कहा, बुजुर्ग खातून, हम तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। नहीं, ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। जवान शमानी, जाओ यहाँ से, चले जाओ। यहाँ तुम्हारा रुकना तुम्हारे लिए खतरे का निशान हो सकता है। रात की तारीकियों में यहाँ जो आते हैं वो ठीक नहीं होते। तुम्हारे लिए मुश्किल है। अगर ये बात है तो हम मुश्किलात को काबू में करना जानते हैं, अजीम खान ने कहा और बूढ़ी उसे घूरने लगी। फिर बोली, तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें होशियार कर दिया, अब बेकार है। हटो, थोड़ा सा रास्ता दो मुझे। वो लरजते कदमों से अंदर गई और अजीम खान उसे गौर से देखता रहा। मैंने बूढ़ी को एक गोशे में जाते देखा। वो दो जानू बैठ गई और फिर उसने अपना सर अपने घुटनों में झुका लिया। इसके बाद वो खामोश हो गई। अजीम खान देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, एक बात पूछना चाहता हूं मैं तुमसे बड़ी बी, ये सुराख के दूसरी तरफ क्या है और ये रोशनी कैसी है? लेकिन बूढ़ी ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अजीम खान से कहा, इसने हमारे यहाँ आना पसंद नहीं किया है, इसलिए तुम इसे परेशान करने की कोशिश ना करो। वो अब किसी बात का जवाब नहीं देगी। अजीम खान ने बूढ़ी से कई सवालात किए लेकिन बूढ़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाचे वो भी खामोश हो गया। बूढ़ी उसी तरह साकित पड़ी रही। खानका में क्याम करने के बजाय हमें बाहर का मंजर ज्यादा हसीन मालूम हुआ। हैरत की बात यह थी कि यहाँ अंदर इस इमारत में सर्दी बेपनाह थी, जबकि बाहर का मौसम निहायत खुशगवार था। अजीम खान ने कहा, क्या ख्याल है हमाद? मेरा ख्याल तो यह है कि अंदर की बजाय हम बाहर ज्यादा पुरसुकून रहेंगे। मैंने उससे इत्तफाक किया और हम दोनों बाहर निकल आए। अजीम खान की आंखों में शरारत नाच रही थी। बाहर आकर वो झील के किनारे बैठ गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो बूढ़ी औरत नहीं है। कौन? वो जिसके पास से हम आ रहे हैं, खानका के अंदर। हाँ, तो फिर वो कौन है? कोई जवान लड़की है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है। नहीं, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। तुमने उसे गौर से देखा है? 100%। मैंने गौर नहीं किया, लेकिन उसने बूढ़ी औरत का मेकअप किया हुआ है। ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश न करो। मैं मॉडर्न नहीं बन रहा। तो फिर यहाँ मेकअप कैसे किया जा सकता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मेकअप किया हुआ है। मैं नहीं मानता। मान लोगे जब मैं सूरत-ए-हाल बताऊंगा तो मान लोगे। क्या सूरत-ए-हाल बताओगे? सुनो, अब भी अगर तुम पलट कर देखो तो खानका में किसी पत्थर के सुराख से या दरवाजे से गर्दन निकाल कर वो हमें देख रही होगी। बहुत ज्यादा एतमाद का मुजाहरा कर रहे हो। अचानक पलट कर देख लो, उसने कहा और मैंने पलट कर देखा। दर हकीकत एक साया सा दरवाजे के सामने से हट गया था। मैंने हैरत से अजीम खान को देखा और बोला, अजीम खान, क्या वाकई? यार, कह रहा हूँ, कभी कभी अजीम खान की बात भी मान लिया करो। मगर क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है? है तो फिर अब इसके लिए एक और तजुर्बा चाहो तो कर सकते हो। क्या? घोड़ों पर बैठो और यहाँ से निकल चलो। इतने फासले तय करेंगे हम उसकी निगाहों से ओझल हो जाएं। घोड़े किसी जंगल के दरख्त से बांधो, वापस आकर उसे देखो, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। ना जाने क्यों मुझे अजीम खान की इस बात में दिलचस्पी महसूस हुई। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो चलते हैं। चुनाचे इस मंसूबे के तहत हम खानका के दरवाजे पर आ गए और इस तरह की बातें करने लगे जैसे यहाँ से जाने का मंसूबा बना रहे हों। अब ये अंदाजा तो नहीं हो सका कि वो हमें देख रही है, लेकिन हम घोड़ों पर सवार हुए और वहां से चल पड़े। अजीम खान ने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन बहरहाल वो अहमक नहीं था। कई बार इसका तजुर्बा हो चुका था। हमने खासा फासला तय कर लिया। फिर मैंने कहा, अब घोड़े रोकोगे या नहीं? वापस खानका भी जाना है। हाँ, ये जगह ठीक है, यहाँ घोड़े बांध दो।
अच्छा खासा पैदल मार्च कराओगे? चलो अब वापस चलें, उसने कहा और हम छुपते छुपाते वहां से वापस खानका की तरफ चल पड़े। अजराहे एहतियात खानका तक घोड़ों पर सफर नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमने पैदल रास्ता इख्तियार किया। बस ख्वामखा दीवानगी तारी हो गई थी, वरना इसकी जरूरत तो नहीं थी। शिद्दत जोश से हम बहुत दूर निकल आए। वापसी के सफर में मैंने दांत पीसते हुए अजीम खान से कहा, इसमें कोई शक नहीं अजीम खान कि तू इस कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत है। अभी तुमने मुसीबतें देखी ही कहाँ हैं? अजीम खान बोला, और मेरी नज़रों में माजी की ना जाने कौन कौन सी तस्वीरें घूम रही थीं। घर, माँ बाप, बहनें जो ना जाने कहाँ होंगे। उसके बाद के बदले हुए वाकयात, उन तमाम चीज़ों का तसव्वुर करके आंखों में नमी आ गई।